नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मिशन बंगाल के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह जब 2 दिन के मिशन बंगाल पर थे तो उनके साथ प्रदेश के 2 कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा भी थे। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी हैं और मिश्रा को मिशन बंगाल को कामयाब बनाने के लिए 6 लोकसभा क्षेत्रों की 48 विधानसभा सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही प्रदेश के ही एक और नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। तीनों नेता अपने स्तर पर इस काम को अंजाम देने में जुट गए हैं। भाजपा के इस अभियान में मध्य प्रदेश की भी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, ये इससे अंदाजा लगता है कि जिन 3 नेताओं का हमने जिक्र किया है उनको इसमें झोंका गया है। लंबे समय से राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। वहाँ लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक बड़ी ताकत के रूप में उभारने में विजयवर्गीय की मेहनत ने आधार भूमि तैयार की। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने के लिए तृणमूल का धीरे धीरे जनाधार खिसकाने की रणनीति बनाकर उसे जमीनी स्तर पर अमल में लाने विजयवर्गीय ने अपनी ताकत झोंक दी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बंगाल के 23 जिलों में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने पहले 5 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था। अब इस सूची में 7 और नाम जोड़ दिए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 2 और भाजपा नेताओं को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही राज्य में भाजपा के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने के लिए तृणमूल का धीरे धीरे जनाधार खिसकने की रणनीति बनाकर उसे जमीनी स्तर पर अमल में लाने के लिए विजयवर्गीय अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वही जब से नरोत्तम मिश्रा को आसनसोल इलाके की 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है, तब से वह पश्चिम बंगाल का दौरा करने के साथ ही प्रदेश के बंगाली समाज के सहयोग से ममता बनर्जी का किला ध्वस्त करने के लिए ताना बाना बनाने में जुट गए हैं। प्रदेश के बंगाली समाज के बीच संपर्क स्थापित करने में भाजपा नेता तपन भौमिक सहयोगी की भूमिका में है। इस प्रकार वे पश्चिम बंगाल में सक्रिय रहने के साथ ही प्रदेश में बंगाली समाज के लोगों से संपर्क और मेलजोल बढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता के लिए प्रदेश के ये 3 दिग्गज विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा जी जान से भिड़ गए हैं। इसके साथ ही काफी पहले से प्रदेश के पूर्व संगठन महामंत्री अरविंद मेनन भी विजयवर्गीय के साथ सह प्रभारी का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने तो अभी से दावा कर दिया है कि बंगाल में दीदी की विदाई तय है। वहाँ की जनता बीजेपी के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछा रही है। वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है लोगों को। अमित शाह जी का बंगाल का दौरा हर मायने में अत्यधिक सफल रहा है। जो जन सैलाब उनकी सभा में उमड़ा, जो जन सैलाब उनकी रोड शो में आया, वो देखते ही बनता था। जो इस बात का द्योतक और परिचायक है कि जनता ने निर्ममता दीदी की विदाई तय कर दी है और भाजपा के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछा रही है। नरोत्तम मिश्रा एक और प्रदेश में भाजपा सरकार में संकट मोचक की भूमिका में रहते हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय में भी कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटते ही वह देश के सुप्रसिद्ध पत्रकार रहे स्वर्गीय तरुण भादुड़ी की धर्मपत्नी और अमिताभ बच्चन की सासू मां इंदिरा भादुड़ी से मिलने उनके घर भी गए। इसके साथ ही उन्होंने बंगाली समाज का समर्थन पाने की नई मुहिम छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के विरोध में डॉक्टर मिश्रा ने बंगाली समाज को ममता बनर्जी के खिलाफ एकजुट करना शुरू कर दिया है। उनकी नई मुहिम का उद्देश्य प्रदेश के बंगाली समाज के वहां रहने वाले नाते और रिश्तेदारों को ममता सरकार के विरुद्ध 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन के लिए एकजुट करना है। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सफलता के लिए प्रदेश से जुड़े 3 बड़े नेता सक्रिय हैं।
बंगाल को लेकर भाजपा की सक्रियता पर कांग्रेस के नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बंगाल के कल्चर, संस्कार और संस्कृति को ना समझने वाले लोग ही ये जो शाब्दिक जुगाली कर सकते हैं। बंगाल ऐसे सैकड़ों लोगों को खारिज कर चुका है और इन्हें भी खारिज करेगा। और जो वहाँ की राजनीति को, जैसा पूरे देश की राजनीति को इन लोगों ने दूषित किया है, पतित किया है, कि बंगाल की राजनीति को पतित करने के प्रयास इनके परास्त होंगे। और ये जो नामकरण करके बड़ा खुश होते हैं, इनके जब नामकरण शुरू होंगे तब इनकी हालात पतली हो जाएंगी। मिश्रा और विजयवर्गीय का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे अपने मिशन में फेल नहीं होते। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लाल बंगाल में अपना जादू चलाने वाली ममता भाजपा के इन नेताओं की रणनीति के आगे कितना टिक पाती है। तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ भी कुछ और इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मिशन बंगाल में मध्य प्रदेश के इन 3 बड़े नेताओं की भूमिका क्या कुछ रंग लाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो एक नए प्रकार का एक हमने देखा कि जो नरोत्तम मिश्रा ने एक शुरुआत की है, और वो बाकी को लगता है कि बाकी जगह भी बीजेपी शायद उसको आजमाएगी और उसके बेहतर परिणाम हासिल करने का प्रयास करेगी। तो इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश से। प्रभु जी, काले जादू की धरती बंगाल, ममता का जादू, मोदी का मैजिक हमने देखा है। अब अमित शाह मैदान में उतरे हैं और ये 3 बड़े नेताओं का हमने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तीनों बड़े पावरफुल नेता माने जाते हैं, दिल्ली की राजनीति में भी, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी। और जिस प्रकार की इनको जिम्मेदारी दी गई है, कैलाश विजयवर्गीय तो खैर लंबे समय से पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं। जब महाराष्ट्र वो प्रभारी हुआ करते थे, पड़ोसी राज्य दिल्ली के बगल में हरियाणा के, इसके बाद पश्चिम बंगाल भेजा गया, दोबारा उन पर विश्वास जताया गया। हमने देखा विधानसभा के नतीजे 3 सीट थी बीजेपी, लोकसभा में 18 सीटें मिली और वोट परसेंट 1% से भी कम था तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का। अब नरोत्तम मिश्रा और प्रहलाद पटेल की जिस प्रकार से भूमिका जोड़ी गई है, और एकदम क्योंकि दोनों पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि एकदम नए हैं, तो आपको लग रहा है कि वो जादू जो इन नेताओं ने जो दूसरे क्षेत्रों में हमने देखा है कि जो परिणाम दिए थे, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, या उत्तर प्रदेश में हमने 2 बार देखा कि लोकसभा के समय भी, विधानसभा के समय भी, वो मिशन में ये लोग कामयाब हो पाएंगे। और ये इनकी ये कामयाबी मध्य प्रदेश में इनका कद क्या वाकई बढ़ाएगी या ये जहाँ थे वहीं रहेंगे? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने में इनको इस तरीके से ग्रूमिंग हुई है क्योंकि इनको पार्टी जहाँ भी लगाएगी वहाँ पे ये अपना पूरा 100% योगदान देने का मादा रखते हैं। सफलता के करीब तक पहुंच जाते हैं। यदि सफलता नहीं मिली तो उसके करीब तक भी पहुंचने का दम इन नेताओं के पास है और उसके लिए तमाम राजनीति के जो पैतरे हैं वही आजमाते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़े कार्यकर्ता वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत सारे नेता, लेकिन किनका चुनाव हुआ है? बिल्कुल, चुनाव उन नेताओं का हुआ है जो छात्र राजनीति के जमाने से टीम वर्क की तरह काम करते रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, या इनकी बात करें हम प्रहलाद पटेल, ये सब के साथ शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ये ऐसी एक टीम थी जिसमें कुछ लोग छत्तीसगढ़ भी चले गए, ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे जैसे नेता भी थे। तो ये एक टीम वर्क की तरह ये लोग शुरू से काम करते रहे और शायद इनकी सफलता का यही राज है, इसलिए हमेशा ऊंचे पदों तक पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय को आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के मंत्री पद से मुक्ति पाकर वो वहाँ दिल्ली गए, बिल्कुल केंद्रीय महामंत्री बने भाजपा में। उसके बाद उनको लगातार उसके बाद से वो एक तरीके से कहें कि तो दिल्ली में महामंत्री जरूर है राष्ट्रीय, लेकिन प्रवासी नेता की तरह हो गए दिल्ली में। वो कभी उत्तराखंड में लगा दिया जाता है, कभी हिमाचल में लगा दिया जाता है, कभी बंगाल में लगा दिया जाता है, कभी हरियाणा में लगा दिया जाता है। हर जगह वो अपनी भूमिका को साबित करते रहते हैं कि पार्टी ने जो काम दिया है उसको वो पूरा करते हैं और टास्क बेस्ड नेता के तौर पर। यानी सब्जियों में जो भूमिका आलू की होती है कि कहीं भी मिक्सअप हो जाए उस कैटेगरी में कैलाश विजयवर्गीय आ गया। और यदि हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा को उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव में हम देख चुके हैं जब वहां पर लगाया गया, गुजरात के चुनाव में उनको लगाया गया, गुजरात में भी वो अपना सफलता का दांव दिखा चुके हैं। कांटे का मुकाबला था, बड़ी नजदीकी लड़ाई हुई थी, तो वहां पर भी वो अपना दिखा चुके हैं कि वो किस तरीके से वहां पर रणनीति की जमावट करते हैं। हालांकि गुजरात का कल्चर अलग है, उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है, मध्य प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन वहां पर भी वो जादू दिखा चुके हैं।
प्रहलाद पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाने के पहले प्रहलाद पटेल को मणिपुर का टास्क दिया था, जहां पर कि मणिपुर में उन्होंने सरकार बना के दी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और आज भी मणिपुर या पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में एक तरीके से ये कहें कि अघोषित प्रभारी की भूमिका में प्रहलाद पटेल हैं। वो लगातार वहाँ के दौरे करते रहते हैं, वहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए काम को कराते रहते हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिनको इन नेताओं को इनका जुझारूपन जो है, इनका काम करने का तरीका है, और इनके साथ एक और जुड़े हुए हैं जो चौथा है वो अरविंद मीनन जो संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हमने उनका काम देखा है, काबिलियत साबित कर चुके हैं। और वो इकलौते ऐसे नेता हैं मनोज जी जो प्रदेश महामंत्री बनने के ठीक पहले प्रचारक बने थे। बिल्कुल, आमतौर पर प्रचारक उस पद तक पहुंचता है, लेकिन उस पद तक उनको ले जाना था, इसलिए उनको पहले प्रचारक बनाया गया, उसके बाद वहां वो गए। नहीं तो भाजपा संगठन महामंत्रियों जैसे पद पर प्रचारकों को लेना ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उनको बाद में प्रचारक निकले वो। तो इस तरीके के जो नेता हैं जुझारूपन वाले काम करने वाले, तो इनके एक पूरा टीम वहाँ पर भेजी। तो एक तरीके से कहें कि ताश के 52 पत्तों में यदि 4 इक्के होते हैं तो ये 4 इक्के हैं, लूडो के खेल में 4 गोटियां होती हैं तो 4 गोटियां। तो इस तरीके से भाजपा ने इनको चुना है जो हर काम को सफल करने का मादा रखते हैं। और उसी कड़ी में आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा एक विजिट करके आए, वहाँ अपना दौरा करके आए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने मध्य प्रदेश में जमात शुरू कर दी है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण रणनीति जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वही हम चाहते हैं आप दर्शकों को बताइए। यहाँ जो बंगला मूल के लोग रह रहे हैं उनसे संपर्क करके उनके जरिए वो बंगाल तक अपने संपर्क बढ़ा रहे हैं। भाजपा के कामकाज कैसा है, भाजपा की रीति नीति कैसी है। अब मनोज जी, कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है 20-25 साल से या कई पीढ़ी से रह रहा है, वो ये बताएगा ना कि मध्य प्रदेश में बंगालियों के को भेदभाव नहीं होता है, या प्रशासन जो जैसा चल रहा है, कानून व्यवस्था का राज है, तमाम चीजें ऊपर से नीचे तक पहुंचने का पूरा मादा है। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बंगाली रह चुके हैं, डीजीपी स्तर तक पहुंच चुके हैं, विभिन्न बड़े पदों पर बंगाली मूल के अधिकारी यहाँ पर मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। नेतागिरी की बात करें तो नेतागिरी में भी बंगालियों को यहाँ पर प्रश्रय मिल रहा है। यदि तपन भौमिक चेहरा सामने, तो और भी नेता हैं, जैसी बनर्जी का नाम है भारतीय जनता पार्टी से, जो जबलपुर से सांसद रही हैं। तो एक तरीके से वो बंगालियों को जो वहाँ हैं उनके में जो भ्रम वहाँ पर फैलाया जा रहा है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को लेकर, तो उसकी काट करने के लिए वो कांटे से कांटा निकालने वाला जो मामला है वो काम नरोत्तम मिश्रा ने शुरू किया। आप ये बिल्कुल आपको हमको दिख रहा है कि भोपाल में वो शुरुआत हो रही है कि पूरे प्रदेश में ही ये मुहिम चलेगी और प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों तक भी इस मुहिम को भाजपा ले जाएगी, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो ये उन्होंने टास्क शुरू किया, इस टास्क को पूरे देश भर में वो फैला के बंगाल के लोग हैं, मतलब एक तरीके से क्या घर तक पहुँच, जो भाजपा की रणनीति होती है घर घर तक पहुँचना, तो ये बरसते जो बंगाली लोग जो दूसरे प्रदेशों में उनके रास्ते उनके घरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बंगाल में। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता वहां जाएंगे, वहां तक वो पैड बनाएंगे, इनके संपर्क के जरिए वहां पहुंचेंगे वो, और फिर धीरे से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रीति नीति का प्रचार करना है, ममता सरकार या बंगाल का जो वर्तमान हालात हैं उसके बारे में लोगों को बताना है। दूसरे राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ कैसे बेहतर विकास हो रहा है, कैसे लोग तरक्की कर रहे हैं, वहाँ क्या क्या सुविधाएं सरकारें दे रही हैं, वो सारी चीज़ें बताना है। तो एक तरीके से भाजपा का जो चुनावी एक अभियान है उसका लगभग पूरा का पूरा सार सिमट कर मध्य प्रदेश में आ गया है। और सूत्र संचालन की जिम्मा जो है यदि हम कहें तो मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ में ही है। और बड़े चेहरे के तौर पर अमित शाह जैसे नेता वहाँ पर जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री भी वहाँ पर जाते रहेंगे चुनाव के दौरान, लेकिन जो जमीनी जमावट का जो पूरा काम है वो पूरी की पूरी कड़ी मध्य प्रदेश पर फोकस करके बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बिल्कुल फोकस की बात है ब्रजेश जी। एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि एक नया नामकरण किया। आज हमने देखा कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निर्ममता दीदी, ममता दीदी का एक नया नामकरण किया, और पहले भी वो मध्य प्रदेश में तरह तरह के नामकरण करते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, हालांकि कांग्रेस का जुड़ाव नहीं, हमने इस सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसलिए भी उनका जिक्र करना जरूरी। उन्होंने कहा कि ये लोग संस्कृति नहीं जानते हैं, ये लोग वहाँ बंगाल को समझते नहीं हैं। और ऐसा नेता, कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता कह रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के जिसको लोकसभा में 2 सीटें मिली थी, जिनके पश्चिम बंगाल के जो चेहरे रहे हैं बड़े केंद्र की राजनीति में रहे, प्रणब मुखर्जी, जिनके निधन के बाद जो किताब के कुछ पन्ने आए हैं जिसको लेके उन्होंने सवाल खड़े किए मनमोहन सिंह के नेतृत्व लेके तमाम चीज़ों पर। तो कांग्रेस अपना तो कुछ कर नहीं पा रही है, ना कुछ उनकी कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ गंभीरता से पश्चिम बंगाल को ले रहे हैं। उनका ये भी है कि वो शायद कम्युनिस्टों के साथ भी चले जाए। इनके इतर अगर तीनों नेताओं की बात जैसा प्रभु जी ने बड़े अच्छे से समझाया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर, जो हम भैया कहें बड़ी संख्या में बिहारी भी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं,
और दक्षिण भारत के लोग भी हैं। तो ये जो एक नई रणनीति नरोत्तम मिश्रा लेकर आए हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों से बात करना, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो यहाँ कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, सोने चांदी के कारीगर हैं, वो भी पश्चिम बंगाल के हैं। और इन सब के माध्यम से अगर बीजेपी को जो सफलता मिलती है जैसा वो सोच रहे हैं, तो क्या बाकी का जो चुनाव का एक सिनेरियो देश दुनिया में बदल जाएगा? क्योंकि अभी तक बीजेपी ये कहती थी कि पन्ना प्रभारी के माध्यम से चुनाव लड़ती थी। ये एक ऐसी नई रणनीति है जिसको शायद बाकी के दल भी समझ भी ना पाए। देखिए मनोज जी, पहले हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरह से प्रणब मुखर्जी जी के साथ किया, वो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, मुझे लगता है कि ना आज कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल, ना कल था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ है ही नहीं, पूरी फिल्म में ही कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ तो मुकाबला भाजपा का और तृणमूल कांग्रेस का है, ममता बनर्जी का और भाजपा का मुकाबला है। या बचे रह गए तो कम्युनिस्ट। हाँ, बचे रह गए तो कम्युनिस्ट। जिस तरह से कम्युनिस्टों में भी तोड़ फोड़ चल रही है, जिस तरह से वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं, तो मुकाबला तो मेन भाजपा और ममता बनर्जी का ही रहना है। तो आप देखिए, जब जैसी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जैसे प्रभु जी ने बताया, तो कैसे लोगों को लगाया गया, जो रणनीतिकार हैं और जो अब तक शुरुआत से लेकर अब तक सफल रहे हैं। बिल्कुल। जिस भी मोर्चे पे उनको लगाया, खासकर चुनावी मोर्चे पे, किसी भी मोर्चे पे लगाओ, नरोत्तम मिश्रा वो नाम है जो मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार, चौथी बार सरकार बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। पूरे रणनीतिकार आप कैलाश विजयवर्गीय जी को ले लीजिए, उनको जहाँ जहाँ लगाया है। भाजपा इस चुनाव को साख का मुद्दा बना चुकी है, पूरी देश की नज़र है पश्चिम बंगाल पर, और कोई भी मौका, कोई भी ऐसा दाव नहीं छोड़ना चाहती वो। आप देखिए किस तरह से उनकी चुनावी रणनीति है, जैसे आपने कहा पन्ना प्रमुख बनाते थे वो, अब वो पूरे देश में, मध्य प्रदेश ही मत लीजिए, आप उत्तर प्रदेश से भी देखिए, आप मौर्य को लिया, उप मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्रियों को लगाया है, उनको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र सौंपे हैं, उनको जिम्मेदारी दी है। सबसे ज़्यादा प्रहलाद पटेल को 6 लोकसभा क्षेत्र दिए उन्होंने। मध्य प्रदेश के वो नेता लगे हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो अब तक चुनावी रणनीति में कहीं भी असफल नहीं हुए। यदि असफल मतलब असफल कहना तो दूर है, असफल तो हुए ही नहीं है वो, लेकिन यदि पूरी सफलता नहीं मिली तो सफलता के नज़दीक पहुँच ही गए हैं वो। जो भी हरियाणा जैसे कई उदाहरण ऐसे कि कह सकते हैं कि रेगिस्तान में उन्होंने खेती करके बताई है। बिल्कुल मनोज जी, रेगिस्तान में खेती करके दिखाई है। और पश्चिम बंगाल में भी हम यदि लोकसभा के परिणाम देखें तो आप देखिए 18 सीटें ली हैं उन्होंने। तो भाजपा वहाँ जिस मुकाबले से लड़ी है, अब उस दिख रहा है सामने, जिस तरह से भीड़ दिखती है कार्यक्रमों में, दिख रहे हैं अमित शाह के कार्यक्रमों में, देख रहे हैं हम जिस तरह से ममता के हैं पार्टी में टूट फूट मची हुई है, किस तरह से आए हैं, आपके 14 विधायक आ गए हैं, आपके सांसद आ गए हैं, पूर्व सांसद आ गए हैं। तो ये हम दूर से देख रहे हैं तो हमको लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जो करीब में हैं, जो वहाँ पे हैं, रह रहे हैं वो रहवासी, उनको भी लग रहा है। आज ये पूरे देश का मुद्दा बन गया है। पश्चिम बंगाल के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं। तो भाजपा मध्य प्रदेश से ही नहीं, सबको एक से एक जोड़ेगी वहाँ पे, उनको बताएगी कि मध्य प्रदेश में कैसा शासन दे रही है भाजपा, उत्तर प्रदेश में कैसा शासन दे रही है भाजपा। तो ये सब चीज़ें उनके माध्यम से पहुंचाएंगे। तो जो एक संवाद का, जो संवादहीनता का जो गैप है, एक भाषा का जो गैप है, वो पूर्ति करने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं कि छोटे चुनावों में जाओ, अपन विधायकों के चुनाव में जाओ, सांसदों के चुनाव में जाएंगे मनोज जी, तो वहाँ भी जातिवाद के आधार पर नेताओं को भेजा जाता है कि ठाकुर है, ब्राह्मण है, उस नेता को लगा देते हैं वोटर के अनुसार, या किसी के रिश्तेदार दूसरे किस विधानसभा या लोकसभा में कौन सी जाति की बहुलता, उसके हिसाब से लीडरशिप की नियुक्ति होती है, आपको उस हिसाब से नियुक्ति होती है। और हम ये भी देखते हैं मनोज जी कि कौन कहाँ रह रहा है। यदि मेरा कोई रिश्तेदार दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहा है तो यहाँ के लोग जाएंगे वहाँ पे, बताएंगे कि नहीं इनको वोट दीजिए, अच्छे लोग हैं। तो वो जो रणनीति अपना रही है भाजपा, यहाँ से लोगों को ले जाएगी। यहाँ से जो मतदाता हैं उसके मतदाता भी जाएंगे, जो पहले रह जाते हैं, मजदूर श्रमिक जो वर्ग है, कई बार वोट डालने नहीं जाता है। तो आप ये रणनीति देखिए, आज की तारीख में जिस तरह से मध्य प्रदेश में रह रहे हैं बंगाली लोग, उनसे जिस तरह से भाजपा जोड़ रही है, तो ये उनका वोट बैंक तो है ही, ये जाएगा वहां पे तो वोट डालेगा ही निश्चित तौर पर। और वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी प्रभावित करेगा, उनसे भी वोट डलवाएगा, उनके नाते रिश्तेदार हैं, उनका परिवार है वहां पे। तो जब वो यह बताएगा कि भाजपा की सरकार कैसे काम करती है और यहाँ कैसे हालात हैं, निश्चित तौर पर उनको अपने राज्य के हालात तो मालूम रहते ही, घर देश दुनिया में कहीं भी रहे आदमी, आज की तारीख में न्यूज़पेपर से लेके इंटरनेट से माध्यम से अपने परिवार से, अपने राज्य से जुड़ा ही रहता है। भले ही मैं मध्य प्रदेश में, सोशल मीडिया के जमाने में सब कुछ हथेली में सिमट के आ गया है, तो उसको तुलना करना तो वो देख ही रहा है ना कि पश्चिम बंगाल में क्या सरकार है और मध्य प्रदेश में क्या सरकार है। तो निश्चित तौर पर जो रणनीति अपनाई जा रही है वो काबिल तारीफ है और इसका फायदा भाजपा को मिलने ही वाला है। प्रभु जी, रणनीति की बात कर रहे हैं तो इसलिए कि प्रशांत किशोर का जिक्र इसलिए जरूरी है कि आज सुबह से बड़ी इनकी चर्चा है।
तो प्रशांत किशोर को ये लगता था कि 2014 का जो चुनाव जीता मोदी ने वो प्रशांत किशोर की रणनीति से, लेकिन 2019 में उससे ज़्यादा सीट लाके उन्होंने बता दिया कि मोदी का मैजिक था। प्रशांत किशोर हमने देखा यूपी में भी गए, वो बिहार में भी गए और अब पश्चिम बंगाल में भी है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी डबल डिजिट में नहीं आएगी। तो जिस प्रकार की रणनीति वो बनाते हैं, कागज़ की रणनीति हो या चाय पे चर्चा या तमाम सारे, खाट पे चर्चा भी उन्होंने की थी, तो खाट और बिस्तर साइकिल दोनों उड़ गए थे उत्तर प्रदेश से, हमने देखा। तो अब जो तृणमूल को वो कोशिश में कर रहे हैं, तो तृणमूल तो कई बार कहते हैं कि तिनके की तरह उड़ गए या कमल खिलेगा। तो ये जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, और जो बीजेपी के जिन रणनीतिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के 3 लोग हैं, बाकी जगह के जो लोग हैं, नड्डा भी यहाँ लगे हुए हैं, भूपेंद्र यादव को भी लगाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य भी, और खुद अमित शाह भी लगे हुए हैं। तो ये जो रणनीति की बात है, तो ये भी एक स्टेब्लिश करेगी और एक जादू खत्म कर देगी जो ये बताता है कि आप रणनीति या मैनेजमेंट से चुनाव जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि मैनेजमेंट के मास्टर थे कमलनाथ, उनका मैनेजमेंट कैसा था हमने देख लिया। अब एक और मैनेजमेंट ग्रुप उस पश्चिम बंगाल में बचे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये चुनाव ये भी स्टेब्लिश करेंगे मध्य प्रदेश के नेताओं की मेहनत के बाद कि जमीनी रणनीति और कागज की रणनीति में बहुत अंतर होता है और वो चुनाव में दिखेगा? मनोज जी, मुझे याद है कि टाटा ग्रुप के सर्वोच्च अधिकारी थे रूसी मोदी। बिल्कुल। रूसी मोदी को ये मुगलता हो गया था कि पूरे देश में वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, प्रबंधन के गुरु हैं। वो टाटा ग्रुप उस समय देश में नंबर 1 ग्रुप हुआ करता था। रूसी मोदी चुनाव मैदान में उतर गए थे, जमात भी शायद मुश्किल से बचा पाए उस दौर में। तो चुनाव का मैदान बिल्कुल अलग होता है। और पार्षद का चुनाव भी मनोज जी, यदि आप और हम लड़ने उतर जाएं तो हम वो चुनाव नहीं जीत सकते। मैं इसमें एक और उदाहरण दे रहा हूँ, नंदन नीलकेणी का उदाहरण हमारे सामने नंदन नीलकेणी का उदाहरण है, जिन्होंने शेषन है, जिन्होंने हिम्मत की थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप जिस फील्ड के मास्टर हैं, आप उसी फील्ड में काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे के रणनीतिकार हैं। वो आपकी चाय पर चर्चा का सेटअप तैयार कर सकते हैं, वो आपका 3D होलोग्राम इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो आपके पोस्टर बनवा सकते हैं बहुत अच्छे आकर्षक, वो आपके प्लान कर सकते हैं चुनाव मैनेजमेंट में कहाँ क्या किस रंग की टोपी होनी चाहिए, उसमें बिल्ला कहाँ पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता सकते वोट कैसे जाएगा, वोट कैसे डलेगा या किस वर्ग पे फोकस करना। ये चुनाव लड़ने वाला जानता है। जो प्रत्याशी है या जो राजनेता है, ये उनको पता होता है कि वोट कैसे निकलता है। वो मतदाता की दरवाजे पर जब वो हाथ जोड़कर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो इसी मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है मनोज जी, समोता अशोकनगर का है कि वहाँ नगर निगम की नगर पालिका के जैसे कोई चुनाव थे, पार्षद का कोई उम्मीदवार था, वो गया, उसके लोगों ने विरोध करके उसके गले में चप्पल की माला डाल दी, फिर भी वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ा और चुनाव जीत गया। इतना विरोध उस होने के बावजूद, निमाड़ का मामला था, तो वो झेल गया उस चीज को। तो ये उनको मालूम है कि लोगों के विरोध को कैसे झेलना है। लोग जो कह रहे हैं अभी और वो बाद में वोट डालने जाते हैं, तब वो क्या है अंतर रहता है उनके व्यवहार में, ये नेता समझता है, ये टेबल का रणनीतिकार नहीं समझता है। यदि टेबल के रणनीतिकार समझते इस बात को, तो IIM से पास आउट ही इस देश को सरकारें चला रहे होते, नेता नहीं चला रहे होते, कि जो नीचे से चुनकर आए हैं, कोई पार्षद से वहां तक पहुंचा। यदि हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, नरोत्तम मिश्रा की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे नेता जो नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो ये वहां तक नहीं पहुंचते। तो प्रशांत किशोर चूंकि कागजी रणनीतिकार है, कागज पर उनको ने जो आंकड़ा लगाया होगा उनको ऐसा दिख रहा हो, लेकिन प्रशांत किशोर हर बार सही हो ये भी नहीं है। बिल्कुल। बेजान दारू वाला सियासी भविष्यवाणी करने के माहिर व्यक्ति माने जाते थे, कोरोना से उनकी मौत होगी उनको ही नहीं पता था, दुनिया भर की भविष्यवाणी करते थे। तो ये उस तरीके की भविष्यवाणी करने वाला मामला की दाही तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इससे बड़े चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जिसमें लाखों वोट डलते हैं एक एक लोकसभा क्षेत्र में, वहां पर यदि वो जीत कर 18 सीटें हासिल कर सकती है बंगाल में, तो ये तो विधानसभा के चुनाव उससे छोटे हैं। और अब में बहुत अंतर आ चुका है। बिल्कुल। उस समय भाजपा जहां थी, अब उस आधार पे भाजपा और आगे बढ़ चुकी है। आप देखिए कि भाजपा को यदि पत्थर पड़ रहे हैं वहां भाजपा नेताओं के जो यात्राओं पर, तो इसका ये मतलब है कि उनसे कोई डर रहा है। बड़ी चीज। यदि आप चुनाव में 15 प्रत्याशी खड़े हैं उम्मीदवार, तो कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का या कोई तृणमूल का, कोई और, तो निर्दलीय को कोई नहीं देखता, ना उसे कोई सुनता है, ना उसे कोई भगाता है अपने दरवाजे से। वो आके अपना माइक लगाकर चिल्लाकर चला जाता है, क्योंकि उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, से नहीं लेता है।
फर्क जिससे पड़ता है आदमी उस पर उंगली उठाता है। तो वहाँ स्वाभाविक तौर पर तृणमूल कांग्रेस को फर्क पड़ रहा होगा भारतीय जनता पार्टी की जमीनी जमावट से, इनके बढ़ते आधार से, इसलिए उनके नेताओं को दबाया जा रहा है, इसलिए उनके नेताओं को मारा जा रहा है, इसलिए उनके बड़े नेताओं पर पत्थर फेंके जाते हैं। अमित शाह तक के जुलूस में गदर हो गया था पिछली बार जब इसके पहले वो गए थे। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पार्टी का वजूद वो सामने वाले मान के चल रहे हैं कि ये वजूद बढ़ाती चली जा रही है और कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाएगी। यह वैसे ही जैसे हमने स्कूल दिनों में पढ़ा था कि जिन पेड़ों पर फल लगते हैं पत्थर उसी में मारे जाते हैं जी। तो इसीलिए चूंकि यदि हम फोकस बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नेताओं को, 4 नेताओं पर, तो इनको इसीलिए वहां लगाया गया क्योंकि इन सारे चुनावी रणनीतिकारों के ये माहिर नेता लोग हैं। बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा को देख लीजिए आप, उनको यदि कोई कहे कि आप यहाँ पर आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहाँ चुनाव जिताने का मादा रखते हैं। कैलाश विजयवर्गीय को देख लीजिए, इंदौर में मध्य प्रदेश में तो उसको कई बार साकार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में थे वो, उनको भी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कठिन सीटों का प्रभारी बना के पहुंचाती थी। उनको खुद जैसा ब्रजेश जी ने बताया कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार, कांग्रेस सरकार को भाजपा की झोली में डालने वाला कोई नेता है तो नरोत्तम मिश्रा, जिसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान ने भी दिया, तो उनकी आला कमान भी देती है। प्रहलाद पटेल की एक अपनी ताकत है, वो नेता है जो निर्दलीय चुनाव, बगैर उसके चुनाव लड़कर, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, बगावत करके चुनाव लड़के निर्दलीय और सांसद बने थे पहली बार। वो बालाघाट जैसे नक्सलाइट इलाके से भी चुनाव लड़ने का मादा, छिंदवाड़ा भी गए, वो छिंदवाड़ा भी गए, वहां पर कमलनाथ के खिलाफ लड़ने को खड़ी टक्कर दी थी। तो इस तरीके के नेता हैं जिनको चुना गया है। इनका काम करने का तरीका है, जमीनी जमावट है। ये 24 घंटे में से 23 घंटे भी यदि इनको दौड़ भाग करनी पड़े तो शायद वो भी करेंगे। ये कहीं उसके लिए कोताही नहीं बरतते हैं, संघर्ष भरपूर करते हैं, लोगों से मेल मुलाकात बहुत करते हैं, लोगों की बातों को समझते हैं, उससे मर्म निकालते हैं, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं और आगे का काम करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए इन नेताओं को वहां पर लगाया गया है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो यदि प्रशांत किशोर जैसे को यदि भारत में इंट्रोड्यूस किया है भाजपा ने, तो वैसे अमेरिका से किसी और को ले आती या और भी किसी को पैदा कर लेती। बहुत सारे उनके पास सेफोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे चुनावी रणनीतिकार हैं जिनको पार्टी हायर करती है, सब राजनीतिक दल हायर करते हैं, बहुत सारी एजेंसियां इस देश में, उनको काम पर लगा देती है। लेकिन यदि इन नेताओं को लगाया तो आप ये मान के चलिए कि नेताओं में कोई ना कोई तो दम है और इनके दम पर ही भाजपा वहां पर बंगाल फतह करने की तैयारी कर रही है। ब्रजेश जी, चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या आपको लगता है 3 साल बाद इस जो रिजल्ट आएगा उसका कोई असर देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश की राजनीति में तो असर देखने को मिलेगा ही मनोज जी। बंगाल में सर्वाधिक जादू चलता है, कहते हैं बंगाली जादू। तो मध्य प्रदेश के जो नेता हैं बंगाल में जादू चलाने के बाद मध्य प्रदेश में भी जादू चलाएंगे और यहाँ भी निश्चित तौर पर वो जो रणनीति अपना रही है भाजपा, वहाँ से यहाँ तक जो चुनाव लड़ने का ये किसी में शैली है, किसी की लड़ने की सही तरीके से चुनाव है आज के तारीख में लोकतंत्र में, जिससे कांग्रेस भी जिसकी नकल कर रही है वो भाजपा है। तो और जो यहाँ के खिलाड़ी गए हैं वो और ही माहिर होकर आएंगे निश्चित तौर पर। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जिस प्रकार से हमने विस्तार से चर्चा की कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन तीनों नेताओं ने जो कुछ किया है वो पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी इन नेताओं को मिली है। तो जाहिर सी बात है कि 3 साल बाद जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो इन लोग हो सकता है बदली भूमिका में नजर आए, हो सकता है पहले से ज़्यादा ताकतवर नजर आए। बहरहाल लेकिन एक बात तो तय है कि ये पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी मेहनत कर रही है और मध्य प्रदेश के नेताओं ने जो एक नया फार्मूला निकाला, खासतौर से नरोत्तम मिश्रा ने, ये फार्मूला लगता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी आगे पीछे अपनाएगी कि जिस प्रदेश के ज़्यादा लोग रहते हैं उनसे संपर्क करेगी। और इसका हम देखेंगे जब पश्चिम बंगाल के बाद जब चुनाव होगा दक्षिण भारत में, जो कि बड़ा चुनाव होना है, खासतौर से हम तमिलनाडु में जहाँ पे रजनीकांत एक बड़े खिलाड़ी होंगे, वहाँ अगर बीजेपी इस पैटर्न को अपनाती है और मध्य प्रदेश में जो लोग बसे हुए हैं दक्षिण भारत से उनके संपर्क के बाद कुछ नई रणनीति के साथ वहाँ जाती है तो बीजेपी हो सकता है वहाँ डबल डिजिट में पहुँचेगी सही और कुछ नए समीकरण वहाँ देखने को मिल सकते हैं। पर आज अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।